देखो, आज का जो आर्टिकल है वो इंडियन एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। इंडियन एविएशन सेक्टर की बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत बहुत बेकार स्थिति है ऐसे आप कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसीलिए राइटर ने इस पे आर्टिकल लिखा। इसका हेडिंग है इंडियन एविएशन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी टेल विंड, TAILWIND। टेल विंड का मतलब एक ऐसा विंड जो व्हीकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, एयरक्राफ्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो हवा भी चल रही है, उसी को टेल विंड कहते हैं। हालांकि ये थोड़ा फिर से कहूंगा फ्लावरी लैंग्वेज है, मतलब कि इंडिया को वैसे ही टेल विंड की जरूरत है ताकि बहुत स्पीड में एविएशन सेक्टर भी चले। बहुत खूबसूरत आर्टिकल इसलिए है कि आप लोग कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। इस चीज को ध्यान से सुनना और आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। जो नॉर्मली मैं आप लोगों से बात करता हूं तो उसमें डायरेक्टली हम बात नहीं करते हैं, इधर उधर से कुछ घुमा फिरा के बात करते हैं और तब मेन मुद्दे पे हम आ जाते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी को इंट्रोडक्शन चाहिए होता है। इंट्रोडक्शन देखो कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, सुनिएगा इसको। इन्होंने ये लिखा है कि 4 दशक पहले, 4 डिकेड्स एगो, इंडिया में 2 चैनल हुआ करते थे, एक DD1 और एक DD2। हालांकि 4 दशक मुझे समझ नहीं आया, DD2 थोड़ा बाद में आया है, लेकिन ये राइटर ऐसा लिखते हैं कि 4 डिकेड्स एगो इंडिया में 2 चैनल हुआ करते थे, एक DD1 और एक DD2। और DD1 पे यदि इंदिरा गांधी का स्पीच आ रहा हो तो आप उसको चेंज करके DD2 लगा सकते थे, लेकिन यदि वहां पे भी संजय गांधी जो उनके बेटे थे उनका स्पीच आ रहा हो तब आप क्या करेंगे। राइटर ये बताना चाहते हैं कि आपके पास लिमिटेड चॉइसेस थी कि आप या तो DD1 देखेंगे या DD2 देखेंगे, इसके अलावा तो आप कुछ करेंगे नहीं। तो ये DD1 और DD2 की बात हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि 2 कार कंपनीज हुआ करती थी, एक एम्बेसडर हुआ करता था और एक फिएट हुआ करता था। मेरे पिताजी भी कहते थे कि फिएट से आता है वो। फिएट का मतलब कि मतलब बहुत बड़ी एक बात हुआ करती थी उस समय कार। तो एक एम्बेसडर हुआ करता था और एक फिएट प्रीमियर पद्मिनी उसका पूरा नाम था। फिएट नाम याद रखिए। कार में सिर्फ 2 कंपनी हुआ करती थी, एक फिएट और एक एम्बेसडर। मोटरसाइकिल में भी इन्होंने बोला 2 ही ब्रांड हुआ करता था, 2 ही कंपनी, एक इनफील्ड इंडिया और एक आइडियल जावा बाइक। ये 2 ब्रांड, 2 कंपनीज हुआ करती थी, एक इनफील्ड इंडिया और एक आइडियल जावा बाइक। ध्यान से सुनना इस कहानी को और देखना कैसे बात अदरवाइज फिसल जाएगी। बजाज स्कूटर की बात किया तो उन्होंने बजाज का लिखा है और लैम्ब्रेटा, ये 2 कंपनी हुआ करती थी, बजाज और लैम्ब्रेटा, ये स्कूटर की कंपनी हुआ करती थी। एक टेलीफोन की कंपनी हुआ करती थी, मेरे हिसाब से BSNL की तरफ इशारा किया जा रहा है, भारत संचार निगम लिमिटेड। हालांकि उसको भाई साहब नहीं लगेगा भी हम लोग कहते थे क्योंकि बहुत बिजी आता था फोन 2005-06 के टाइम में। और 2 एयरलाइंस हुआ करती थी, एक एयर इंडिया और दूसरा इंडियन एयरलाइंस। लिमिटेड चॉइसेस था आपके पास, कार में लिमिटेड चॉइसेस हो गया, बाइक में लिमिटेड चॉइसेस हो गया, स्कूटर में लिमिटेड चॉइसेस हो गया, DD1 DD2 टेलीविजन देखने में लिमिटेड चॉइसेस हो गए, टेलीफोन में आपके पास एक ही था। और इसके साथ साथ अ बंच ऑफ क्रम्बलिंग पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट, इसके साथ साथ दो आपके पास एयरपोर्ट थे, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। और इसके साथ साथ मतलब कुछ क्रम्बलिंग पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स थे, मतलब कि उनकी हालत बहुत खस्ता थी, उनकी हालत अच्छी नहीं थी। अब कहते हैं कि इन बिटवीन यदि देखा जाए तो एक क्राइसिस आया, और उस क्राइसिस को आप लोगों को पढ़ाया है मैंने इकोनॉमिक्स में, दोबारा फिर पढ़ाऊंगा। 1991 का क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। हैट्स ऑफ टू PV नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। PV नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने LPG लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और इसके तहत बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी। हालांकि नहीं हुआ, आज भी नहीं है वो तो, लेकिन उस समय पे हो गया था मिला जुला। उसी चीज को राजीव गांधी जी ने कैरी ऑन किया और वो फ्लरिश हो गया अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब चीजें हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की गई, हुआ भी, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं है। अब आपने स्कूटर की कहानी सुन लिया, आपने मोटरसाइकिल की कहानी सुन ली, आपने DD1 DD2 की कहानी सुन लिया, आपने ये क्या बोलते हैं एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की कहानी सुन ली, आप
टेलीफोन की कहानी भी सुन ली है। आज के डेट में अब सुनिए, जहां पे DD1 DD2 की बात कर रहे थे ना हम 4 दशक पहले, आज के डेट में 500 से ज्यादा टीवी चैनल हैं। रिमोट हर हर किसी के पास होगा, एक बार चेक करना आज के डेट में। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल कंपनी 20 हो चुकी हैं, और ये 15 टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी आ गई है जो सिर्फ 2 हुआ करती। सेलफोन में तो जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है, वो आप लोग सब लोग के हाथ में सेलफोन होगा तो उनको पता ही होगा। हालांकि अभी तो एयरटेल और जियो का ही चल रहा है हिसाब किताब। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी हम बहुत ज्यादा इंप्रूव किए हैं। ये कहानी हो गई। अब वैक्सीन की यदि हम बात करें तो वैक्सीन में इंडिया एक वर्ल्ड लीडर हो गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में एक डेटा मैं बताता हूँ। एक ऐसा डेटा था एक समय आईटी में, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था कंप्यूटर साइंस से, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उससे ज्यादा आईटी में जॉब जनरेट हो रही थी। आईटी में बूम का टाइम था उस समय, 2008-9 के आसपास था। तो आईटी में हम बहुत आगे चले गए, वैक्सीनेशन में हम मतलब वर्ल्ड लीडर हैं ऐसे कह सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हम काफी आगे निकल गए हैं। ये सब कहानी तो ठीक है, एयरलाइंस में हम जहां थे वहीं पे हैं आज के डेट में। राइटर यही बताना चाहते हैं और यही इंट्रोडक्शन है इसका। बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन था वो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि कहानी सुनिए। इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है यदि एविएशन सेक्टर का ड्रॉबैक बताया जाता है। हालांकि राइटर अब ये कहते हैं कि 1991 में रिफॉर्म आया, एलपीजी आया, तो हमने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, मोनोपोली को भी खत्म कर दिया, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमने बोला कि आओ और तुम भी अपना एविएशन सेक्टर में हाथ आजमाओ। बहुत लोग आए भी, लेकिन वही बात है कि रूटीन बना लेना और उसको फॉलो अप करना दोनों अलग अलग चीजें। बहुत लोग आए लेकिन सिर्फ 2 लोग बचे, और उन 2 लोगों में एक जेट एयरवेज है और एक सहारा। बाकी सब चले गए। किंग फिशर तो आपके सामने बर्बाद हुआ है, आपने देखा ही होगा। इसके बाद धीरे धीरे ना कार्टेलाइजेशन आ गया। कार्टेलाइजेशन का स्पेलिंग है CARTELISATION। कार्टेलाइजेशन क्या होता है? कुछ लोग इकट्ठा होके, कुछ एंटिटीज स्लोली ग्रेजुअली इकट्ठा होके और पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेती है कि इतना पैसा होना चाहिए फ्लाई करने का, इतना होना चाहिए। मतलब ये सब लोग, मतलब ये इसी से रिलेटेड होंगे, एविएशन सेक्टर से ही, और ये सब आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और प्राइस खूब ज्यादा हाई कर देते हैं। तो ये कार्टेलाइजेशन की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हुई, और इसी वजह से आज भी एविएशन सेक्टर उतना रिफॉर्म, मतलब यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जितनी आप इमेजिन करिए ना, 2 चैनल हुआ करता था, अभी 500 से ज्यादा चैनल है। मोबाइल में मैंने मतलब 98-97 की बात बता रहा हूँ, उस समय इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे। आज के डेट में आप फ्री में वीडियो कॉल करते हो, बात करना तो छोड़ दो। तो इतना रिफॉर्म आप लेके आए, एविएशन सेक्टर में क्यों नहीं रिफॉर्म आया? इन्होंने ये बोला कि ये बाकी सारे सेक्टर स्लोली और ग्रेजुअली ही कहो इम्प्रूव हुआ, लेकिन एविएशन सेक्टर बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुआ, और इसीलिए सिक मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। एविएशन सेक्टर को सिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। क्यों नहीं हुआ अब राइटर बताते हैं। पहला कि इसमें रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। रेगुलेशन समझते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, और जिसमें जितना ज्यादा रेगुलेशंस होगा वो सेक्टर उतना ही खराब हो जाए। दूसरा है टफ एंट्री बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स। जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए बहुत मतलब टफ बैरियर लगा दिया गया। हाई फ्यूल प्राइसेस काफी ज्यादा हाई है। हाई टैक्स ज्यादा हाई है। इनएफिशिएंट पब्लिक एयरपोर्ट बहुत इफिशिएंट नहीं है। और एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म विजनरी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, मतलब कोई बहुत बड़ा पॉलिसी नहीं है, सभी लो हैंगिंग फ्रूट के पीछे भाग रहे हैं। एक दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं ना, फार साइटेडनेस, उस तरीके के एटीट्यूड के साथ हम एविएशन सेक्टर को नहीं देख रहे हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से इसका पतन हो रहा है। या यूं कहें कि जहां से हम चले थे वहीं पे आज भी हैं, 40 साल पहले की कहानी। अब राइटर कुछ फैक्ट्स बताते हैं, डेटा से बताते हैं कि देखो इंडिया में ना टोटल 140 मिलियंस जो लोग हैं वो एक साल में टिकट खरीदते हैं। 140 मिलियंस टिकट खरीदा जाता है कुल मिला के। 2019 से पहले की बात बता रहे हैं। 2019 के बाद कोविड आया और आपको पता है कि सब कुछ बैन हो गया था, तो उसमें तो और भी नीचे चला गया। मैं 2019 से पहले बता रहा हूँ, कोविड से पहले की बात, कि इंडिया में नंबर ऑफ इंडियंस जो हैं वो 140 मिलियन जो है वो टिकट खरीदते हैं, 140 मिलियन। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 140 मिलियन लोग टिकट खरीद रहे हैं, नथिंग लाइक दैट।
टिकट तो मात्र 45 से 40 मिलियन लोग ही खरीद रहे हैं, लेकिन टिकट 140 मिलियन है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं थ्रू द एयर बेस, तो इसीलिए वो पूरा टिकट 140 मिलियन हो गया है। अदरवाइज नॉर्मल आदमी देखो तो 35 से 40 मिलियन ही टिकट मतलब जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। मतलब कुल मिला के इंडिया में मात्र 4% पॉपुलेशन ये क्या बोलते हैं हवाई जहाज से सफर करती है। और यदि 4% सिर्फ हवाई जहाज से सफर करती है तो इंडिया को उस गरीब अफ्रीकन कंट्रीज के साथ रिलेट करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मात्र 4%, क्योंकि इसके आगे का डेटा इन्होंने दिया है। आयरलैंड की इकोनॉमी भी कम है और उसका पॉपुलेशन भी कम है, तब भी वहां पे 28 मिलियन जो पैसेंजर हैं वो ट्रैवल करते हैं, जबकि पॉपुलेशन मात्र 5 मिलियन है। आप समझिए बात को, 28 मिलियन ट्रैवल करते हैं, पॉपुलेशन मात्र 5 मिलियन है। अब ये मत समझ लेना पॉपुलेशन 5 मिलियन है तो 28 मिलियन कैसे करते हैं, उसी स्टाइल में फ्रिक्वेंट ट्रैवलर है वो, तो वो बार बार ऐड हो जाता है, इसीलिए 28 मिलियन। यूरोप का इन्होंने बोला है कि 447 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे 1146 मिलियन जो है वो ट्रैवल करते हैं, मतलब इतना टिकट खरीदा जाता है। यूएस का 325 मिलियन का डेटा लिखा है और 927 मिलियन जो है वो टिकट खरीदते हैं। मतलब एक ही बंदा बहुत बार खरीदता होगा, जैसे मैं मान लो एक साल में 5 खरीदा तो 5 लिख दिया जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन तो मेरा एक ही काउंट किया जाएगा ना, इसी तरीके से बनाया गया है। आप लोग कहोगे मतलब ये डबल है, डबल से ज्यादा जितना पॉपुलेशन है उसके डबल टिकट खरीदा जा रहा है। आप कहोगे ये तो डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री में भी इन्होंने डेटा शेयर किया है। ब्राजील का 119 मिलियन पॉपुलेशन है और 215 मिलियन टिकट खरीदा जाता है। मलेशिया का 63 मिलियन टिकट खरीदा जाता है, मात्र 33 मिलियन पॉपुलेशन पे। इंडोनेशिया में 280 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें 116 मिलियन टिकट खरीदा जाता है। चाइना में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें 660 मिलियन टिकट खरीदा जाता है। इंडिया में 1.25 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें मात्र 140 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो टिकट खरीदती है, मतलब 4%। अब राइटर ये बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ, मतलब अलग अलग टाइम पे ऐसा हुआ है कि बहुत लोग आए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आए हैं और उन्होंने स्टेटस को ब्रेक किया है और मार्केट के मतलब ग्रामर को पूरा चेंज किया है और अपने तरीके से उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज दिया है। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स का नाम ले लो, स्टीव जॉब्स का नाम ले लो, इंडिया में नारायण मूर्ति का नाम ले लीजिए। 10,000 रुपए से उस बंदे ने इन्फोसिस स्टार्ट किया था। आज के डेट में ये आर्टिकल खत्म होने के बाद देख लीजिएगा इन्फोसिस के ब्रांचेस कितने हैं और उसका टर्नओवर कितना है। मात्र 10,000 से उन्होंने स्टार्ट किया। इसके साथ साथ नरेश गोयल का भी एग्जांपल दिया है कि बहुत हम्बल एक ट्रेवल एजेंट थे, कुछ पैसा इकट्ठा किया और जेट एयरवेज बना दिया। तो जेट एयरवेज के मालिक जो हैं वो यही हैं। अब राइटर ये बोलते हैं कि देखो कैपिटल जो है ना वो एंटरप्रेन्योर को तो ढूंढ लेता है जिसके पास रिवोल्यूशनरी आइडिया है, पर बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है कि कैपिटल एंटरप्रेन्योर को ढूंढ लेता है जिसके पास रिवोल्यूशनरी आइडियाज हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से नदी समुद्र को, धरती को तोड़ते हुए चीरते हुए समुद्र को ढूंढ लेती है, तो ये इन्होंने बताया है। और इंडिया में स्टार्टअप भी किया गया जो बहुत लाउडेबल इनिशिएटिव था, ऐसा राइटर बताते हैं। एक ड्राइविंग फोर्स था हाईटेक कंपनीज के लिए, खास करके जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं। लेकिन एविएशन सेक्टर में फिर भी हम कुछ नहीं किए। इंडिया ने हालांकि उड़ान इनिशिएटिव लाया था, उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन ये भी बहुत अच्छा किया नहीं। और जो कार्गो पैसेंजर हैं उन्होंने भी ज्योग्राफिकल बैरियर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। हालांकि ये बहुत जरूरी है, तभी हम जाके अपने मार्केट को और ज्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे। खास करके ये जो कार्गो का एक एग्जांपल दिया है कि हांगकांग में कार्गो एयरपोर्ट पे एक दिन में जितना बिजनेस होता है उतना इंडिया में 100 कार्गो एयरपोर्ट में होता है। हांगकांग 1 एयरपोर्ट और इंडिया का 100 कार्गो एयरपोर्ट, आप समझ लीजिए हम कहाँ पे हैं कार्गो एयरपोर्ट में। तो अब इसका सजेशन क्या हो सकता है, राइटर बताते हैं। सजेशन यही है कि भाई टैक्स को जुडिशियसली लगाया जाए, इसके साथ साथ ये जो रेगुलेशन है उसको कम किया जाए, इसके साथ साथ चार्टर बिजनेस स्टैग्नेंट है उसको ठीक किया जाए। उन्होंने 2 नियम और बताया कि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल 1937, अभी भी हम इसी रूल को फॉलो अप कर रहे हैं। ये कितना पुराना है आप सोचिए ना, 1934 1937। कुछ तो अच्छा किया जाए, रेगुलेटरी अथॉरिटी को और मॉडर्नाइज किया जाए। और खास करके लोग क्या करते हैं ना, एविएशन स्पेशलिस्ट किसी को आईएएस को बना देते हैं। अरे आईएएस तो जीएस पढ़ के जा रहा है भाई, उसको जनरल स्टडीज का नॉलेज। तो अब इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो हेड हो
एविएशन अथॉरिटी का, वो कोई आईएएस नहीं हो, कोई स्पेशलाइज बंदा हो, तभी जाके इसमें हम अच्छा रिफॉर्म लेके आएंगे। सिल्वर लाइनिंग ये है हमारे यहाँ कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि ये सारे रिफॉर्म तब आ जाएंगे जब फेयर कम हो जाएगा और आम आदमी भी ये उम्मीद कर सकेगा कि हाँ, हम भी अब फ्लाइट से जा सकते हैं, बहुत इजीली जा सकते हैं, बहुत डिफरेंसेस नहीं होगा ट्रेन के फेयर में और फ्लाइट के फेयर में। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्राइस कम कर देते हैं किसी भी तरीके से मॉडर्नाइज करके, रिफॉर्म करके, तो हम समझ जाएंगे कि इस सेक्टर में भी रिफॉर्म आया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मोबाइल फोन में इनकमिंग का पैसा लगता था, आज के डेट में मैं वीडियो कॉल से आपको पढ़ा रहा हूँ और शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, लेकिन मतलब बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, 40 मिनट तक तो पढ़ा ही सकते हैं। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।